हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज करेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पेपर 2 का, जो सी टेट है। सी टेट का आपको पेपर 2 का हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो भी आपको पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। इसको हम लोग पैक कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। एबीसीडी में AB बराबर AD है, ठीक है, और DC बराबर BC है। तो चतुर्भुज एबीसीडी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा, चतुर्भुज हो गया। और यहाँ पर वो कह रहा है कि ABCD चतुर्भुज है, A हुआ, B हुआ, C हुआ और D हुआ। आय करा है कि AB बराबर AD है। AB बराबर क्या है, आपको AD है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और DC बराबर BC है। DC जो है वो बराबर है BC के। तो यहाँ पर कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के निम्न में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो इनके विकर्ण होंगे वो क्या परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा कह रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो जो रेखा इससे जाएगी वो क्या करेगी, यहाँ पर लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ना कि जो यहाँ से रेखा जाती है उसके बीच में से होती है, क्या होती है, लंब होगी। और यहाँ भी देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, उसको लंब करेगी। इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये पहली बात है। ये दो बराबर क्या होगी, एक दूसरे को लंबवत काटेंगे। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में बताते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात सही है। क्या करेंगे, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ से आपको कट जाएगा। यहाँ पर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सही नहीं हो सकता। कारण इसका ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है। यदि दोनों बराबर होती तो ये भी क्या होती, इसके बीचों बीच से होकर के जाती, तो ये भी क्या होता, आपको समद्विभाजित होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बराबर है, तो ये तो समद्विभाजित होगा, लेकिन ये वाली क्या होगा, समद्विभाजित नहीं होगा। विकर्ण परस्पर लंब होंगे, विकर्ण क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे, ये आपको सही है। विकर्ण परस्पर लंब है और बराबर है, विकर्ण परस्पर लंब है और बराबर है, आपको गलत है। यहाँ पर विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित यहाँ पर शब्द न लग गया है, समद्विभाजित यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, गलती से यहाँ पर टिक हो गया है। तो आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण का 2/3 है। दूसरे कोण का यदि एक कोण x है, ठीक है ना, यदि पहला कोण इसका x है तो दूसरा क्या कोण क्या हो जाएगा, आपको 2/3 अर्थात 2/3 x आपको हो जाएगा दूसरा कोण, ठीक है। तो छोटे छोटे कोण का संपूरक यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्या है, दोनों यहाँ पर पूरक कोणों का युग्म है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ x प्लस 2x बटा के 3 जब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 2 5x हो जाएगा और बटा के क्या हो जाएगा, आपको 3 और बराबर हो जाएगा 90, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। 18 5 90। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या निकला, यहाँ पर x का वैल्यू आपको 54 डिग्री निकल गया। कितना आ गया, आपको 54 डिग्री आ गया। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे छोटा कोण है, छोटा कोण अर्थात पहला कोण आपको यहाँ पर निकल गया कि 54 डिग्री होगा। यहाँ पर है कि छोटे कोण का संपूरक, यहाँ पर छोटा कोण कौन है, ये तो आपको x हो गया, बड़ा कोण हो गया, और इसका 2/3 है, तो ये क्या है, आपको ये आपको छोटा कोण है। तो छोटा कोण बराबर यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पर x का वैल्यू 54 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पर 2 गुना 54 और बटा क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 18, और 18 गुना कितने हो जाएगा 36 डिग्री। तो छोटा कोण कितना हो गया आपका 36 डिग्री। अब यहाँ पर जो छोटा कोण आप निकालिए कि 36 डिग्री हो गया, तब यहाँ पूछ क्या कह रहा है कि छोटे कोण का संपूरक क्या होगा, छोटे कोण का संपूरक। तो यहाँ पर छोटे कोण का संपूरक करने का अर्थ क्या, संपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो
जब दो कोणों का क्या हो योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पर एक कोण तो आपको 36 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण इसका निकालना होगा, उसका संपूरक, इस 36 का संपूरक, तो 180 में से क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। 180 डिग्री में से 36 को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 7, तो ये हो जाएगा 4 और 144 डिग्री। तो ऑप्शन इसमें नहीं है कोई, ऑप्शन कोई बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए 144 डिग्री और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको क्या रहा है, अगला प्रश्न देखिए, धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है तो इसकी धारिता क्या हो। उसका आपको धारिता यहाँ पूछ रहा है कि धारिता, तो इसकी धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है, आप जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पर इसका धारिता। बक्से की त्रिज्या दी हुई है कितना दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, इसके बक्से की जो त्रिज्या दी हुई है इतना दी हुई है, तो यहाँ पर इसको रखिए 22/7 और त्रिज्या है आपका यहाँ पर 17.5 हो जाएगा और उसकी ऊंचाई कितनी है आपको 1 मीटर है। 1 मीटर कहने का अर्थ क्या होगा, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा और 7 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 7 5 35 हो जाएगा। और इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 22 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 25 और गुना हो जाएगा 175, ठीक है। और ये 0 क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो इसका जो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब कैलकुलेट इसे करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 25 गुना के 50 हो जाएगा और एक 25 गुना के क्या हो जाएगा, 50 और 5 55, 555 हो जाएगा और 175 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, आपको ml में प्राप्त होगा। क्या होगा, आपको ml में प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में लिया है और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि लीटर में क्या होगा, तब लीटर में क्या होगा, तो हम लोग 1000 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और 1000 में जब इसमें भाग देंगे तो इसको आप कैंसिल करके देख लीजिए, यहीं से आप 25 से भी इसे आप कटा सकते हैं या फिर इससे भी आप कटा सकते हैं, इसे कटा करके आप देख सकते हैं और कटाएंगे तो आपका आएगा 96.25 आएगा। तो आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 70 है। मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोण C बराबर 70 डिग्री है। ये त्रिभुज है A B और C है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 70 डिग्री है और आगे कह रहा है कि यदि भुजा BC पर P कोई बिंदु हो, BC पर P कोई क्या हो, आपको यहाँ पर मान लीजिए, अब देखिए ये कहाँ है, यहाँ पर कह रहा है कि BC पर P कोई आपको क्या हो, बिंदु हो, इस प्रकार है कि AP बराबर AC हो, AP जो हो वो AC के बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हो और ये इसकी क्या है, आपको बराबर है, तथा कोण BAP 30 डिग्री है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। कोण BAP जो यहाँ पर P है ये क्या है, आपको 30 डिग्री है। जब ये क्या हो, आपको 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण B का मान ज्ञात करना है कि इसका मान आपको क्या होगा, वो आपको निकालना है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर हैं। जब ये इसके बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके जो नीचे वाले दोनों कोण क्या होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये जब ये 70 डिग्री हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको 70 डिग्री हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब जब ये 70 डिग्री हो जाएगा तो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री हो जाएगा तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 110 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री 140 डिग्री हो गया, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और ये हो जाएगा 110 एक तो 140 डिग्री, तो बचा कितना, 40 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आपको 40 डिग्री। आशा है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 40 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या 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 रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABCDEF दो त्रिभुज इस प्रकार है, कि यहाँ पर दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, A B
सी और यहाँ पर कोई त्रिभुज है डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या है आपको 5 सेंटीमीटर, और बी सी है आपको 6 सेंटीमीटर, और ए सी है आपको कितना 4 सेंटीमीटर, और डी ई यहाँ पर कह रहा है कि वो 6 सेंटीमीटर है, और ई एफ कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, और डी एफ कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है कि तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा आपको सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी है ई डी एफ के, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ई डी एफ, ए बी सी नहीं, यहाँ पर देखिए 6 है, ये 5 है, तो ये आपको नहीं होगा। आगे देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, डी ई एफ के, ए बी सी डी ई एफ के, तो यहाँ पर ए बी डी ई, ए बी डी ई होगा ही नहीं, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ के होगा नहीं। आगे देखिए त्रिभुज ए बी सी एफ डी ई, ए बी सी एफ डी ई, ए बी सी डी एफ ई, डी एफ ई, यहाँ से डी एफ कितना है आपको 5 है, ए बी कितना है 5 है, ठीक है ना। तो ए बी सी कहने का अर्थ क्या है कि इस तरह से चल रहा है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी है यहाँ से, और डी एफ ई है, डी एफ ई है, 5 के बाद 4, यहाँ पर 5 के बाद क्या आ रहा है आपको 6 आ रहा है, लेकिन वहां 5 के बाद 4 आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। तो आगे अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। अब आगे चौथा ऑप्शन है, यही इसका सही आंसर होगा। तो सही इसमें क्या कराएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और किसके बारे में कह रहा है, एफ डी ई के बारे में कह रहा था, तो यहाँ से इस तरह से चल रहा है एफ डी ई। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 6 4, ठीक है, 5 6 4, और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 5 6 4, इस तरह से घूमेगा तो इस तरह से जाएगा ना 5 6 4, ये दोनों क्या है एक दूसरे से समरूप है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आशा है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब समझ में आ गई है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न तो कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब, ठीक है ना। यहाँ पर जो कोई त्रिभुज के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि जो ये कोई त्रिभुज है उसके आधार और इसका जो शीर्ष लंब है उसके बारे में बात कर रहा है। आधार और संगत शीर्ष लंब, आधार कितना है 5 है, और संगत शीर्ष लंब ये 3 है, के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात है। यदि इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर के बारे में कर रहा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, ठीक है, आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है कि 120 वर्ग सेंटीमीटर में है, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब के बारे में बात कर रहा है। तो वह शीर्ष लंब है, यहाँ पर शीर्ष लंब जहाँ पर निकालने की बात कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसी बात करें, रेशियो वाली बात करें और ऐसा प्रश्न हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, 3x 5x है, 3x और 5x मान लेते हैं, और इसी से हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे x का मान। तो हम लोग को निकालना होगा लंब, तो 3x में पुट करेंगे, और आधार निकालना होगा तो 5 में x पुट करेंगे और उसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार कितना है 5x हो गया, और उसका लंब कितना है आपको 3x हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना है आपको 3 से ये 12 कट जाएगा, ठीक है, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा आपको 8 5 40, 8 बार में कट जाएगा, 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 1 से गुणा पर क्या हो जाएगा आपको x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 8 गुना के आपको 16 हो जाएगा, 8 गुना के 16 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम x की बात करें तो x का मान क्या आएगा, x का मान यहाँ पर आपको प्लस माइनस क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है और भुजाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर निगेटिव मान नहीं होगा, तो इसलिए x का मान क्या होगा आपको +4 होगा, ठीक है ना। x का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल कभी भी और भुजाएं कभी भी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव रहते थे, हम लोग पॉजिटिव मान ही लेंगे। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि शीर्ष लंब है, यहाँ पर शीर्ष लंब कौन सा है 3x है, तो इसी 3 में आपको x का मान 4 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। इसका शीर्ष लंब आपको 12 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए उसी तरह का ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई समलंब है, ठीक है, समलंब है, चलिए मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है आपको समलंब है, और यहाँ पर कह रहा है कि उसके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी जो है वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि यदि ये समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में है, यदि ये जो समांतर भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, वो 5:8 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आपको प्रश्न आए तो इनको क्या करना है, आपको x मान लेना है। क्या करना है आपको, x मान लेना है। 5x और 8x के अनुपात में है तो समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा यही है और इसी की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं ना कि क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा शीर्षलंब, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा लंब होता है, शीर्षलंब करिए लंब कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है कितना 22/75 दिया हुआ है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो 5x + 8x तो कितना हो गया आपको 13x हो गया। और यहाँ पर शीर्षलंब के बारे में बात कर रहा था, शीर्षलंब क्या होगा आपको 35 हो जाएगा। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसे 7 से काटिए, 5 से काटिए, 5 7 आपको 35, 5 से ये भी कट जाएगा, पंचों के क्या हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 50 25 455 हो जाएगा। अब पुनः ये 13 से जाएगा, 13 39, 13 39, ठीक है, और 13 5 65, ठीक है, 13 5 65 आपको इतने बन जाएगा, और 7 5 क्या हो जाएगा आपको 35, 7 5 35 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 बराबर, ये कितना हो गया x/2 हो गया ना, ये x/2 हो गया। यहाँ पर यदि हम x की बात करें तो 2 किधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा के 10, तो x का मान कितना आपको आया 10 आया। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ सबसे बड़ी भुजा के बारे में पूछ रहा है। जब x का मान आपको पता चल गया कि 10 होगा तो इसकी हम लोग मान की बात करें तो ये 8 × 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 10 करने का क्या है 80 हो जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कर रहा है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760/7 मीटर क्यूब है, ठीक है। यदि इसकी गहराई इतना मीटर है तो उसके आधार का परिमाप क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। आधार का परिमाप यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि बेलन की जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे जो है बेलन क्या होता है πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि जो धारिता है कितना है 1760 और बटा के आपको 7 है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि उसकी जो गहराई एच है क्या है आपको एच है आपको 3.2 मीटर है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लेने के लिए कह रहा है आपको, और यहाँ पर r² निकालना ही पड़ेगा, और एच का मान यहाँ पर आपको 3.2 दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता चल ही रही है। यहाँ पर देखिए ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 से 7 आपको कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये है 32, तो r² बराबर क्या हो जाएगा r² बराबर, ध्यान दीजिएगा इधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो ये 1760 हो जाएगा, और जो यहाँ पर गुणा में है ये लोग यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे आपको भाग में हो जाएंगे, और यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 जो पॉइंट हटेगा ना तो ऊपर एक शून्य और बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको पता चल रही होगी। यदि हम 11 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 11 दूना के 22 2 बार में कटेगा, और इसे कैंसिल करेंगे तो 11 का 11 आपको हो जाएगा, और 11 छके 66 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको करें तो ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इससे हम लोग 8 से कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 10 अर्थात 100 हो जाएगा। तो r² बराबर क्या हो गया ध्यान दीजिए यहाँ पर 10
गुणा 10, ये क्या हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और बटा के 4, 4 से 100 आपको कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में। यहाँ आर स्क्वायर बराबर कितना आया, आर स्क्वायर बराबर आपको 25 आया, इसलिए आर के बारे में बात करें तो आर कितना होगा आपको 5 होगा। ठीक है, अब जब आर आपको 5 निकल गया तो उसके आधार का परिमाप के बारे में पूछ रहा है कि आधार का परिमाप क्या होगा। तो बेलन के बारे में आप जानते हैं ना कि ये ऐसा बेलनाकार आपको टंकी होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका परिमाप आपको आधार का परिमाप यहाँ पर पूछ रहा है। अब आधार का परिमाप पूछ रहा है, त्रिज्या आपको निकल गया, तो यहाँ पर जो उसका परिमाप होगा तो जो वृत्त का परिमाप होगा, और वृत्त का परिमाप क्या होता है आपको 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिमाप क्या आपको होता है 2 पाई आर होता है, और यही इस आधार का परिमाप होगा। तो 2 गुना 22 बटा के 7 गुना, और आर का मान तो आप निकाल ही लिए हैं कि आर का मान कितना है आपको 5 है। ठीक है, अब जब ये 5 हो गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 गुना के 10 अर्थात 220 और बटा के 7 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका प्रश्न आपको प्रायिकता का यहाँ पर कह रहा है कि किसी बक्से में गेंद रखी हुई है जिन पर 33, 34, 35, 36, 37, 59 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। एक गेंद पर एक संख्या लिखा हुआ है, इस बक्से में से एक गेंद एकाएक आपको रूप से निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद एक अभाज्य संख्या लिखी होगी, यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे संख्याएं क्या है, यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 33, 34 ठीक है ना से लेकर के क्या है आपको 58, 59 तक की ये संख्याएं, 58, 59 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको संख्याओं की संख्या के बारे में यदि बात किया जाए कि संख्याओं की संख्या इसमें कितनी होगी तो उसको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर संख्याओं की संख्या कितनी है आप कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर पता करने के लिए आप याद रखिए कि जो सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है 59 है। 59 में क्या आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, 59 में क्या करना है आपको 33 को घटाना है। 33 को क्या करना है यहाँ पर आपको शुरू वाली संख्या घटाना है, और एक इसमें क्या करना है आपको जोड़ना है, एक इसमें क्या करना है आपको जोड़ना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसमें संख्याओं की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 59, 1 60, और 60 में से आपको 33 निकाल दिया जाएगा। 60 में से 33 निकाल जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आपको 27 आपको आ जाएगा, जो कि 27 क्या हो जाएगी संख्याओं की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए प्रायिकता का सवाल है, तो प्रायिकता में जो पूछा जाए, जिसकी प्रायिकता जो निकाला जाता है, जो पूछा जाए उसको हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। जो पूछा गया हो उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे। जो पूछा जाए, जो प्रायिकता यदि हम लोग निकालें किसी चीज का कि प्रायिकता क्या हो, तो जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल राशि है उसे नीचे लिखते हैं। तो कुल को क्या करते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं, कुल को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पर एक अभाज्य संख्या लिखी हो, अभाज्य संख्या। तो 33 से लेकर के 59 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, पहले तो ये आप जान लीजिए कि 33 से लेकर के 59 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं जो कि नहीं कटेंगी। तो वो संख्याएं आपको कौन कौन होगी, तो वो संख्या आपको यहाँ पर हो जाएगी 37, 37 किसी से नहीं कटेगी, 39 कट जाएगा, 41 नहीं कटेगा किसी से, 43 आपको नहीं कटेगा किसी से, 47 आपको नहीं कटेगा किसी से, और यहाँ पर आपको 53 नहीं किसी से कटेगा। ठीक है, और आगे यहाँ पर आपको चलेंगे तो 59 किसी से आपको नहीं कटेगा, 59 आपको किसी से नहीं कटेगा। तो कितनी संख्याएं आपको है, ये 6 संख्या, 6 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और तो जब आपको 6 अभाज्य संख्या निकाल पता चल गई तो इन्हीं को तो आपको निकालना है ना। तो पूछा क्या जा रहा है, अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है कि अभाज्य संख्या लिखी हो। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है आपको 6 है, और टोटल संख्याओं की कितनी आ रही है आपको 27 आ रही है। टोटल संख्या कितनी आ रही है आपको 27 आ रही है। अब इसी को आप कैलकुलेट करिए, तो कितना है 3 दूना के 6, 3 9 27, अर्थात जो इसका उसका जो आपको प्रायिकता हुआ वो आने की तो वो 2 बटा के 9 हुआ उसका प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर प्रायिकता जो पूछा जाए, प्रायिकता में आपको हमेशा याद रखना है कि जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और जो टोटल है उसको हम लोगों को नीचे रखना है। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि यदि एक्स वाई जेड क्रमशः आंकड़े यहाँ पर दिया गया है, माध्यक बहुलक परिसर है, तो इतना का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये संख्याएं आपको आंकड़ा दिया हुआ है 7, 5, 11, 2, 3, 1।
तो जो भी आंकड़ा आपको दिया हो माध्यमाती का बहुलक निकालने के लिए, तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सजा करके लिख लेते हैं। तो सजा करके लिखिए, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपको हो जाएगा 5, उसके बाद 7 हो जाएगा, और उसके बाद आपको 11 है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है 16 है, ठीक है, और 16 के बाद आपको 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 23, ठीक है, 20 के बाद आपको 23 है, पुनः एक बार 23 है, और 29 है, ठीक है। आप कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। अब यहाँ को पूछ रहा क्या रहा है कि माध्यक, आपको माध्यक यहाँ पर क्या होगा। आप तो माध्यक निकालने के बारे में जानते होंगे कि माध्यक आपको कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक आप निकालने के लिए आप जानते हैं कि माध्यक क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण टोटल कितने हैं, इनको हम लोग को बारी बारी से जोड़ना, एक ही बार डायरेक्ट जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 से आपको 21 हो जाएगा, 21 1 22, 22 7 29, 29 5 आपको 34, 34 और 3 हो जाएगा 37, 37 2 39, 39 के 9 बचा कितना 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 यहाँ पर हो जाएगा अर्थात 139, और उनकी संख्या कितनी है 10 है, तो 10 हो गया। अर्थात यदि माध्यक की बात करें तो कितना हो जाएगा 13.9 हो गया। और आगे यहाँ पर और माध्यक को कह रहा है कि यह x है, क्या है आपको x है, और यहाँ पर आगे कह रहा है कि बहुलक, बहुलक हम लोग किसे कहते हैं, बहुलक जो बहुधा में हो, बहुधा अर्थात जो सबसे अधिक हो वही क्या होता है आपको बहुलक होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुलक तो सबसे अधिक संख्या में कौन है, सबसे अधिक संख्या में 23 है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा 23, और ये क्या हो जाएगा आपको y हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि परिसर, परिसर हम लोग किसे कहते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से हम लोग छोटी संख्या को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा परिसर निकल जाएगा। तो परिसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 में से 2 को क्या कीजिएगा आप निकाल दीजिएगा, 29 में से 2 निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 27, और ये आपका मान हो गया जेड का, ठीक है। तो यहीं पर आपको निकालना है ना 4x प्लस वाई माइनस जेड, 4x प्लस वाई माइनस जेड, 4x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। तो 4x का मान आप देख रहे हैं कि क्या आया हुआ है, x का मान आपको आया हुआ है 13.9 आया हुआ है, और प्लस y का मान आप देख रहे हैं क्या है आपको 23 है, और माइनस z का मान कितना आया हुआ है आपको 27 है। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आया है। यदि आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।